गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हैं जिसका नाम है ऑड टू ऑटोमन, और ऑड टू ऑटोमन लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, ये हमारे बीएसपी बोर्ड का इंग्लिश जो आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोग एक ही वीडियो देखेंगे, सिर्फ एक क्लास, और ये पूरा ऑड टू ऑटोमन खत्म। हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ठीक है, जो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो हम देख लेंगे, मतलब शुद्ध हिंदी में समझेंगे चीजों को। हिंदी में समझने के बाद उससे संबंधित जितना क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में बन सकता है वो सारा हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल कम समय में, जितना कम हो सकता है। अराउंड 25 मिनट के आसपास आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 25 से 30 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो इसको कृपया माइंड ना करें। ठीक है, चलो सबसे पहले एक काम करो कि अपने अपने स्टेटस पे, उम्मीद करता हूं कि स्टेटस पे जो भी है इस चैनल को शेयर कर दो। जिन जो भी संबंधित लोग होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, मैं अपने बच्चों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने अपने व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगा दे, या अपने दोस्त, संबंधित दोस्त है तो उनको भेज दें। ठीक है, बाकी उनका उनका देखना ना देखना वो उनका डिसीजन अपना होगा। ठीक है, जो जो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है उनसे उम्मीद करूंगा कि एक लाइक, अगर अच्छा लगता है सेशन, रिवीजन हो रहा है, मेरा पर्पस रिवीजन का है। ठीक है, रिवीजन होते रहना चाहिए, अच्छा नंबर आना चाहिए, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो लाइक मिलना चाहिए, उम्मीद करता हूँ इतना। ठीक है, चलो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं, अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले पोएट के बारे में देखेंगे। पोएट से संबंधित जो जो बात और जो जो क्वेश्चंस हो सकता है वो सारा डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास रोज 7 बजे आपको मिलती है, तो ठीक 7 बजे सारा काम छोड़ करके 20-25 मिनट दे दो, पूरा का पूरा इंग्लिश कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलो ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं इतना बात समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। ऑटो ऑटोमन का हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैंने जैसा कि कहा, हम पहले पोएट के बारे में देखेंगे सारा चीज। एक मिनट। हाँ, तो देखो, जॉन केट्स का जन्म आपको सबसे पहले याद रखना है। जॉन केट्स का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1795 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावे आपको ये भी याद रखना है कि जॉन केट्स का जन्म, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन बनेगा, पूछा गया है पूरा का पूरा। जॉन केट्स का जो जन्म है 1795 में हुआ है, लेकिन वहां कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लेता है, तो इसका डेट है 31 अक्टूबर 1795। आपको याद रखना है 31 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये मरे कब थे, इसका भी आपको डेट याद रखना है कि 1821 में तो मरे थे, लेकिन 1821 में ये कब मरे थे, तो याद रखना है 23 फेब को ये मरे थे। ठीक, ये बात आपसे सवाल में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये इंग्लिश के बहुत बड़े, मैं सारा पॉइंट घेरते जा रहा हूं, इंग्लिश के ये बहुत महान रोमांटिक पोएट थे। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। देखो, जब आपसे पूछा जाएगा रोमांस विथ नेचर, तो आपको पता है आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। जो रोमांटिक पोएट है नेचर के हिसाब से, नेचर के लिए, नेचर की बातें करते हैं, वो रोमांटिक पोएट का नाम क्या है? और इंग्लिश का रोमांटिक पोएट के रूप में, सबसे महान रोमांटिक पोएट के रूप में जॉन किट्स को जाना जाता है। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला, ये पॉइंट याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था मूनफील्ड लंदन में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ये क्या क्या पढ़ाई किए थे, कहां से संबंधित थे, वो देखते हैं। चलो देखो, ही स्टडीड एट क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड। इन्होंने पढ़ाई कहाँ करा था? तो आपको ये बात याद रखना है कि इन्होंने जो पढ़ाई किया था वो क्लर्क स्कूल में किया था। ठीक, चलो अब आपको याद रखना है कि इनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में ज्यादा था, ये किन किन चीजों में रुचि रखते थे। तो पहला, ये क्रिकेट में रुचि रखते थे, और दूसरा बॉक्सिंग में ये रुचि रखते थे। बात क्लियर है? यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इनका कुछ काम वगैरह है, जो काम वगैरह आप देख लेना, ये सारा पूछा हुआ है, ये सब आप एक बार रिवाइज मार लेना। एक जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है वो आप याद कर लेना, लेमिया एंड हाइपेरियन। लेमिया एंड हाइपेरियन ये जॉन किट्स के द्वारा ही लिखा गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ट्यूबरक्लोसिस
केस ट्यूबरक्लोसिस से इनका जो मृत्यु हुई थी वो आपको याद रखना है कि 26 साल के एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलो ये बात याद रहेगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, और जो आएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट में देखते जाएंगे धीरे धीरे आगे की ओर। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हो कि जो ऑड टू ऑटमन है उसमें किड्स ब्यूटी और कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटमन को डील करता है। इसी को ये इसी का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। 1 मिनट लगता है, गड़बड़ा गया क्या? नहीं, ठीक है, यहीं से है। एक बार मिला लेना, यहीं से है ना? हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, यही है। चलो यहाँ से पोयम लाइन बाय लाइन शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, मैं बहुत जल्द कम समय में इसे खींच लेता हूँ। ठीक, ताकि आपके पास हिंदी माइंड में होना चाहिए। और लाइन से भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइन से बहुत ज्यादा पूछता है, मिक्स आने पर हालत खराब कर देता है पहचानने में। लिखा हुआ है, यहाँ पंक्ति कह रहा है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोजम ऑफ फ्रेंड ऑफ द मैट्यूरिंग सन, कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस with fruit the vines that round the tax eaves run, to bend with apples the mott's cottage trees and fill all fruits with ripeness to the core। यहाँ कह रहा है कोहरे का मौसम और फल का, कोहरे का जो मौसम होता है वो फल के मिठास से भरा हुआ होता है। ठीक है, परिपक्व सुर का एक जिगरी दोस्त है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के, कौन कौन दोनों मिलकर के आपको याद रखना है, कोहरे का मौसम, ठीक है, और सूरज, ये दोनों मिल करके षड्यंत्र रचते हैं, दोनों जिगरी दोस्त हैं, दोनों षड्यंत्र। ये बात कर रहा है ऑटमन की, ऑटमन जिसको ये संदर्भ से लिखा है सीजन ऑफ मिस्ट। ठीक है, सीजन ऑफ मिस्ट और ऑटमन कह लो, लगभग बात एक ही है। ये दोनों मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं कि फलों को कैसे पकाना है, उसे कैसे आशीर्वाद देना है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिखा है। आगे लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हें आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, इसके साथ साथ वो लताओं को फल से लाद देते हैं, जो छप्पर पर चारों ओर फैली होती है उन सब को फल से लाद देते हैं। जो घरेलू पेड़ होते हैं जैसे सेब के पेड़ हों और आंगन में जो भी पेड़ होते हैं उन सब को फलों से झुका देते हैं, सेब से झुका देते हैं, और सभी फलों को वो एकदम बिल्कुल अंदर तह तक, भीतर तक पका देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इससे एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना है आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। ऑटमन इज अ सीजन ऑफ मेलो, बिल्कुल लाइन से ही क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए भाई पोएम इंपॉर्टेंट बनता है। आपका क्वेश्चन है ऑटमन इज अ सीजन ऑफ मेलो। यहाँ आगे क्या होगा, नो वाइन, फ्रूटफुलनेस या सॉरी फ्रूटलेसनेस, या नन ऑफ दिस होगा। इसका आंसर आप कमेंट में मेरे को बताओगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लाइन यहाँ आ रहा है, नेक्स्ट पंक्ति ये कह रहा है कि टू स्वेल द गॉड, to swell the gourd and pulp the hazel cells with a sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer has overdreamed their clumsy cell। यहाँ कह रहा है कि कद्दू को बड़ा करना और गुद्देदार बना देना, अखरोट को उसके छिलके तक पका देना, अधिक से अधिक कलियां खिले और जो बाद में फूल बनते हैं वो फूल मधुमक्खियों के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मधुमक्खियों को ये लगता है, वो ये सोचते हैं कि गर्मी कभी खत्म नहीं होगा, इस गर्मी में मधुमक्खी का जो छत्ता होता है लबालब शहद से भर जाता है। यही बात यहाँ पर कहा है, देखो लिखा हुआ ना, टू स्वेल द गॉड, वो फलों को पकाता है, उसमें गुद्दा भरता है, एंड पल्प द हेजल सेल, वो कठोर से कठोर आवरण में भी पल्प मतलब गुद्दा भर देता है, विद अ स्वीट कर्नल, उसके साथ साथ उसमें एक मीठा सा बीज भी होता है। टू सेट बडिंग मोर मतलब बहुत सारी कलियां लगती है, एंड स्टिल मोर उससे भी ज्यादा लगती है, लेटर फ्लावर्स फॉर द बी, और जो बाद की फूल होते हैं वो मधुमक्खियों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, जब तक वो ये सोचेंगे कि गर्मी के दिन कभी समाप्त नहीं होंगे। फॉर समर हैज ओ आर ड्रीम्ड डियर क्लम्सी सेल, तब तक उनके जो मधुमक्खी के छोटे छोटे छत्ते के छेद होते हैं वो लबालब, ये देखो ओ आर ब्रीम्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लबालब छत्ता जो है शहद से भर जाता है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जितने भी स्टैंजा हैं
ईच स्टैंजा ऑफ ऑट टू ऑटोमन कंसिस्ट, मतलब आप देखना किताब में, किताब के पूरे पेज में पहला पार्ट में जो यही पोयम सेम लिखा है, फिर दूसरे पार्ट में लिखा है और फिर तीसरे पार्ट में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि यहाँ जो एक पहला वाला है उसमें टोटल एक स्टैंजा में कितने लाइन होते हैं। आपसे फिर मैं बता रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है इस पार्ट में उसको स्टैंजा कहते हैं, और आपसे पूछा है कि स्टैंजा में कितने लाइन है, कितनी लाइन है, वो 3 स्टैंजा में। पोयम टोटल कितने स्टैंजा में है, बुक खोल करके देखना, 3 स्टैंजा में है। ठीक है, तो अभी तक मैंने पहला स्टैंजा खत्म किया है, मैंने अभी पहला स्टैंजा खत्म किया है। टोटल ये जो पोयम है वो 3 स्टैंजा में है। आपको बताना है प्रत्येक स्टैंजा में कितनी लाइनें हैं और कितनी लाइनें होती हैं। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहां से शुरू होता है, देखो, who had not seen the oft amid the store, sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting carelessly on a granary floor। बोल रहा है कि किसने उसे अक्सर अनाज के ढेरों के पास नहीं देखा होगा। कभी कभी जो कोई बाहर जाना चाहता है उसे भी लापरवाह खेत अनाज के ढेरों के किनारे बैठा हुआ पाया जाता है। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग वाइंड or on a half-ripped sounds asleep, drowsed with the fume of puppies while they hook, spears the next sweat and all its twin flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep a steady the laden has across a brook or by a cedar place with patience look, thou watchest the last oozing hours by hours। यहाँ कह रहा है कि उसके बाल भी थोड़े उड़ जाते हैं हवा में, वहां जो मधुर हवा आते हैं उससे उसके बाल भी उड़ जाते हैं, या आधे कटे हुए सोए फल पर पपीज के मदहोश सुगंध पर जब हंसिया चलता है फूलों की अगली कतार को छोड़ करके, तो कभी कभी जो फसल होता है इकट्ठा करने वाले जिस रूप में उसे देखा जा सकता है, अपने सिर पर रखकर छोटे छोटे नाले को लेकर के वो फसल के खेतों को पार करता है, नदी नालों को पार करता है, और साइड प्रेस जो जूस का मशीन होता है उसके साथ धैर्य पूर्वक देखता है, और उस जूस के मशीन से जो घंटे जूस की बूंद गिरते रहती है उसे एकटक निहारते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोबारा सुन लेना पोयम। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो दोबारा सुन लेना, ऑनलाइन में ये सुविधा है, एक बार खत्म होने के बाद आप दोबारा प्ले कर लेना, एक्सप्लेनेशन आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे, कहाँ है वो बसंत के ऋतु के गीत, वो कहाँ हैं। ठीक है, थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज द म्यूजिक टू वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। यहाँ कह रहा है उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास भी तो संगीत है जब बादल के छोटे छोटे टुकड़े संध्या के समय शाम के समय में चमक उठते हैं। आगे लिखा है एंड जब खूंटी को स्पर्श करता है। देखो आसमान ना शाम के समय में देखना जब बादलों से वो घिरा हुआ होता है, रंग बिरंगे बादलों से, तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आगे जा करके वो धीरे नीचे जमीन को छू रहा है ना। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि जब वो आसमान के जो बादल होते हैं वो नीचे मैदान को स्पर्श करते हैं तो गुलाबी रंग में चमकने लगते हैं। बोल रहा है आगे देन एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी ह्यू देन इन अ विलफुल कोर द स्मॉल कैन स्मॉल। तब जो छोटे छोटे तितलियां होते हैं वो जो झिंगुर होते हैं वो एक साथ मिलकर के शोक का गीत गाने लगती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पंक्ति कह रहा है अमंग द रिवर स्वेलोज बॉर्न अलोफ्ट, मतलब नदियों के बीच उसकी लहरें उठती हैं और डूब जाती हैं। क्लियर है, और सिंकिंग एज द लाइट वाइंड लाइट्स और डाई एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लेट फ्रॉम हाईली बॉर्न। हवाएं चलती है और रुकसी जाती है, और बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं मेमने के वो पहाड़ की वादियों से मिमियाते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है, हेड्स क्रिकेट सिंग्स, ये कह रहा है कि झिंगूर गीत गाते हैं, एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। यहाँ कह रहा है कि अब मधुर आवाज के साथ रॉबिन पक्षी भी, रॉबिन पक्षी आपको याद रखना है, ये रॉबिन पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है इंग्लैंड का। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। रॉबिन पक्षी बगीचे की ओर से सीटी बजाता है, और स्पैलोज यानी अबाबिल पक्षी आकाश में एकजुट होकर चहचहाते हैं।
कहानी क्लियर? चलिए उम्मीद करते हैं एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार रिपीट मोड पर देख लेना, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत कम समय है तो कम समय में, चलिए यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, दिख गया होगा। मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव फॉर 2026। तो भाई अब एक भी नहीं छूटेगा, 50 में 50 आएगा ऑब्जेक्टिव में, तय बात है। बस आपको कंटिन्यू बने रहना होगा, पूरा पूरा बात सुनना और देखना होगा, ठीक है। चलिए यहां से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स वाज ए और एन पोएट। आपसे पूछा है जॉन किट्स जो है वो कौन पोएट थे, विक्टोरियन, एलिजाबेथियन, रोमांटिक या रेनाइसेंस। ये बात याद होगा। जल्दी से अगेन फिर से कह रहे हैं हमेशा की तरह 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड इतना बहुत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी बता रहा है रोमांटिक, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज जॉन किट्स बोर्न। जॉन किट्स कहाँ जन्मे थे। क्वेश्चन है देख लो, सारे में लंदन, लंदन में तो जन्मे थे, लेकिन लंदन में कहाँ जन्मे थे, यूरिक्सिर, वॉरविक या मूनफील्ड या नॉर्थैम्पटन। जल्दी बताओ कहाँ जन्मे थे, नॉर्थैम्पटन, मूनफील्ड, रैकविक या फिर यॉर्कशियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चा बता रहा है मूनफील्ड लंदन, ये इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज जॉन किट्स बोर्न। जॉन किट्स कब जन्मे थे। कुछ आंसर है आपका 22 नवंबर 1765, 25 दिसंबर 1767, 31 अक्टूबर 1795, 30 अप्रैल 1789। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये कब जन्मे थे, 31 अक्टूबर, मैंने पहले ही बताया था 31 अक्टूबर 1795 को ये जन्मे थे। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी बता रहा है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जॉन किट्स डाई। जॉन किट्स कब मरे थे, व्हेन डिड जॉन किट्स डाई, कब मरे थे। जल्दी बिना देरी के, मैंने बोला था डेट पूछता है ना, तो हालत खराब कर देगा, जानते हुए भी नहीं मार के आ पाओगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 23 फेब 1821 में ये मर गए थे। कैसे मरे थे, तो भैया ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे। सवाल है, व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स का इनमें से और कौन सा प्रोफेशन था। वो बैंकर थे, टीचर थे, लॉयर थे या सर्जन थे। ये इल्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। एक मिनट में इसे मिटा देता हूँ, मिटा ही देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन किट्स। अब बताइए जॉन किट्स का प्रोफेशन क्या था, जल्दी। चलिए ये आपको नहीं पता होगा, मैंने बोला था कि भाई मैं नया नया ऐड करते रहूंगा। ये क्वेश्चंस ऑनलाइन निकाला गया है, ऑनलाइन क्वेश्चन में जो इसका जवाब दिया गया है वो जवाब दिया गया है सर्जन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सर्जन हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है उन सबका आंसर सही है। अगेन आई से कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑनलाइन निकाला गया है, ऑनलाइन में आंसर ही यही है, ठीक। जो कहीं मेंशन नहीं किया गया है किताब में, ऑनलाइन इसका आंसर मेंशन किया गया है सर्जन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एंड अ गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। बोल रहा है ये लाइन कहां से लिया गया है, तो अभी तो हम यही पोयम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाम इसका आंसर आ गया होगा अब तक, ऑप्शन नंबर सी और टू ऑटोमन। इन सब में समय देना उचित नहीं है, जितना जल्दी हो सके देखो, देखते तो सब है, कमेंट किसी का नहीं आता है, ठीक है। कुछ 5-7 बच्चे हैं, 10 बच्चे रेगुलर वही कमेंट करके आंसर बताते हैं। भाई आंसर करना जरूरी है, कम से कम देखो तो टोटल अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में तुम कितना बना पाए, उसके लिए कमेंट करते जाओ। देख लो अगर 7 का है, आपको लग रहा है कि 7 क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए तो ए लिख करके भेजो, बी होना चाहिए बी लिखो, सी होना चाहिए सी लिखो, ठीक है, लेकिन कमेंट करो, ठीक है। विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन किसे कहा जाता है। भाई इस आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर जो भी बच्चा बता रहा है क्या होगा, जो भी बच्चा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है ऑटमन, उन सब का आंसर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑटमन इज कंस्पायरिंग विथ, मतलब ये ऑटमन बोला था ना मैंने वहां पर कि ऑटमन ही होता है उसका मतलब, ऑटमन इज कंस्पायरिंग विथ मतलब बसंत ऋतु किसके साथ षड्यंत्र रच रहा है, हाउ टू लोड एंड ब्लेस द वाइन्स, फलों को आशीर्वाद देने और उसे फल में गुद्दे को तय तक भरने में कौन किसके साथ ये षड्यंत्र कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चा डी के साथ जा रहा है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वाइन रन्स, बोल रहा है कि जो वाइन्स मतलब लताएं हैं वो कहाँ दौड़ रही है, कहाँ चल रही है, पोल पर, वॉल पे, टैक्स पे या बैम्बो पे। जल्दी से, पोयम से ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है टैक्स, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मेट्यूरिंग सन, मतलब सूरज का जिगरी दोस्त कौन है। आपसे पूछा गया है, फिर से आसान क्वेश्चन, पहले भी बता दिया था कि आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु थिंक्स दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, किसको ऐसा लगता है कि गर्मी के दिन कभी खत्म नहीं होंगे, क्रिकेट्स को, बीज को, स्पाइडर्स को या फ्लाइज को। जल्दी, तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी के साथ है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है, बीस, ठीक है। मधुमक्खियों को ऐसा लगता है कि गर्मी के दिन कभी खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, बोल रहा है कि फसलों को कहाँ इकट्ठा किया गया था, स्टोर कहाँ किया गया था फसलों को, ठीक है। ग्रेनरी फ्लोर पे, ड्रम पे, फील्ड पे या सेल्स पे। जल्दी 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 आंसर करो। तो इसका जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए बता रहा है ग्रेनरी फ्लोर, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऑटमन इज कंपेयर्ड टू, ऑटमन इज कंपेयर्ड टू इन दिस पोएम, इस पोएम में बसंत ऋतु को किसके साथ कंपेयर किया गया है, बेबी के साथ, लाइट के साथ, वुमेन के साथ या नॉटी बॉय के साथ। जल्दी आंसर बताओ, ऑटमन को किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ऑटमन डूइंग ऑन हाफ रिप्ड फ्रूट, आपसे पूछ रहा है कि बसंत ऋतु आध कटे फसल पर, खूंटी पर वो क्या कर रहा है, डांसिंग, सिंगिंग, वर्किंग या स्लीपिंग। इसका ऑनलाइन आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, स्लीपिंग, ठीक है। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय, ये जो लैमिया एंड हाइपेरियन है ये किसके द्वारा लिखा गया है। आसान सा क्वेश्चन भाई, अब जिसको पढ़ रहे हैं अभी हम उसी का चैप्टर से क्वेश्चंस है तो वहीं से पूछा जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा बता रहा है जॉन किट्स, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए हम जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का नेशन बर्ड कौन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये थोड़ा देर पहले ही बताए थे हम, फ्लेमिंगो है, डॉव है, ईगल है या रॉबिन है। जल्दी, हम थोड़ा देर पहले ही बता रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन। क्लियर है, रॉबिन्सन, याद करो थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, बहुत ज्यादा देर हुआ नहीं है। ऑटमन इज द सीजन ऑफ मेलो, भाई आपसे लाइन का अगला वाला जो खाली स्थान है वो पूछ लिया है कि ऑटमन इज द सीजन ऑफ मेलो, यहाँ हो जाएगा फ्रूटफुलनेस, ठीक है। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑटमन स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ द खाली स्थान, बोल रहा है जो बसंत ऋतु है ऑटमन है ये किसके प्रस्थान करने के बाद से शुरू होता है, किसके प्रस्थान करने के बाद से शुरू होता है। मैंने क्लास में भी ऑफलाइन पढ़ाया है ये बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समर, ठीक है। समर के प्रस्थान के बाद जैसे ही गर्मी खत्म होती है वैसे ही कौन शुरू हो जाता है, ऑटमन शुरू हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, चलो पहले इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ, पढ़ो और आंसर करो, एग्जाम में समझना तेरे को है, मुझे नहीं समझना है। तो भाई ये आपसे पोयम वाला ही पूछा है कि जो ऑड टू क्या है, जो एक ऑड है। तो आपको याद रखना है कि ये जो ऑड टू ऑटमन आप पढ़ रहे हैं, क्या ऑड टू ऑटमन जो आप पढ़ रहे हैं ये ऑड टू ऑटमन एक ऑड है, और ऑड का मतलब भी गीत ही होता है। बात क्लियर है, आपको याद रखना है ऑड टू ऑटमन क्या है, एक ऑड है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक स्पेस न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, बोल रहा है कौन से सीजन में नए पत्ते और फल पेड़ों पर आ जाते हैं, कौन से सीजन में। तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका।
अगेन सेम वही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ऑटमन। ठीक है, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति कहाँ से लिया गया? तो अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ाए थे, वो पढ़े थे कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, मतलब इकट्ठे होकर के सारे पक्षी एक साथ आसमान में चहचहाते हैं, ये पंक्ति और टू ऑटमन का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, मतलब वो अंतिम बूंदों को देर घंटों तक लगातार एकटक नजर से देखते रहते हैं, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो अगेन सेम आंसर होगा और टू ऑटमन, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टू ऑटमन इज, अभी भी थोड़ा देर पहले बताए थे कि और टू ऑटमन क्या है? एक इपिक है, इलेजी है, ऑड है या ब्लैड है? तो जो बच्चा यहाँ ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ठीक है, एन ऑड, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करना है। नेक्स्ट है, ऑटो ऑटमन इज कंपोज्ड बाय, आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि ऑटो ऑटमन को किसने कंपोज किया है, मतलब इसे किसने लिखा है। ठीक है, कंपोज का मतलब निर्माण करना होता है। जल्दी से आंसर बता दो। तो ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों का है उनका सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द पोएम ऑटो ऑटमन डील्स विद। अभी थोड़ा देर पहले ही जब स्टार्टिंग में पोएट के बारे में बात कर रहे थे तभी ये बात किए थे, और बीच में भी मैंने ये बताया है कि ऑटो ऑटमन किन बातों को डील करता है, स्प्रिंग को, विंटर को, या समर को, या ऑटमन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द थीम ऑफ ऑटमन इज, जो ऑटमन है इसका थीम क्या है? जल्दी बताओ, ऑटो ऑटमन का थीम क्या है? जल्दी, देरी नहीं। तो जो ऑटमन का थीम है, देखो, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, मैच्योरिटी, इसका जो राइट आंसर होने वाला है मैच्योरिटी, व्यापकता। ठीक है, मतलब आप कहते हैं ना कि जो मतलब बड़े होने लगते हैं उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैच्योरिटी। ठीक, नेक्स्ट है 27, कीट वॉज अ ब्लैंक स्पेस पोएट। जो जॉन कीट्स है वो कैसे पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे, ये बताया हुआ है। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, ऑटमन इज अ सीजन ऑफ मेलो। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखते के साथ आंसर आना चाहिए। देखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये लिखा हुआ है फ्रूटलेसनेस और ये लिखा है फ्रूटफुलनेस, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रूटफुलनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ऑटमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से देखते के साथ आंसर बताओ, इसमें से विंटर होना चाहिए, स्प्रिंग होना चाहिए, रेनी होना चाहिए, या समर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें। ठीक है, इन ब्लैंक स्पेस न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज, ये भी रिपीटेड है ना? ये भी रिपीट है, कौन से सीजन में पत्ते और नए फल पेड़ों पर आ जाते हैं? इसका भी आंसर तुरंत देखते के साथ आना चाहिए, रिपीट मोड पर है तो ऑप्शन नंबर सॉरी ऑटमन, ऑटमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन किट्स डाइड ऑफ। आपसे सवाल पूछा है कि जॉन किट्स कैसे मरे थे? फीवर से, ब्लड कैंसर से, जॉन्डिस से, या ट्यूबरकुलोसिस से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर, जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी बता रहा है ट्यूबरकुलोसिस, उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच स्टैंजा ऑफ ऑटो ऑटमन कंसिस्ट लाइन्स। जो प्रत्येक स्टैंजा है ऑटो ऑटमन का, उसमें कितने पंक्ति हैं आपको ये बताना है। आप काउंट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। देखना, जो ऑड होते हैं, ऑड में जितने भी स्टैंजा होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टैंजा होते हैं उस प्रत्येक स्टैंजा में 11 लाइंस होते हैं। कितने? 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहानी क्लियर है? और जो आप ऑटो ऑटमन पढ़े हैं उसमें टोटल कितना स्टैंजा है? तो 3 स्टैंजा है, और प्रत्येक स्टैंजा में कितने लाइन है? तो 11 लाइन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस, मतलब कौन फल को पूरी तरह से अंदर तक पका देता है? कौन कौन? ये षड्यंत्र किनका किनका होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द सन एंड समर। ये मिल करके फलों को तह तक पका देते हैं। ठीक है, चलिए आपका सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि अपने अपने स्टेटस पर लगा दो, अपने दोस्तों को भेज दो। ठीक है,
आप अपने दोस्तों को भेजोगे तो थोड़ा सा वे लोग भी पढ़ लेंगे और थोड़ा मुझे भी प्रचार मिल जाएगा, मेरा भी प्रचार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत प्रचार कर ही सकते हो। ठीक है, इसी शब्द के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।